अच्छा, लास्ट क्लास हम भी खड़ा हो जाए। भाई बेंच का व्यवस्था करो। अच्छा। अच्छा, बात करेंगे आराम से बाद में, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास अपने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे। मैं बस 5 हेड्स ऑफ इनकम ही रिवाइज करूंगा। और क्योंकि उससे ही फिर मेरे को आगे बढ़ाना है कि टैक्सेबल इनकम क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, वो सबसे फिर कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आज आपको एक बेसिक जो फॉर्मेट होता है टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालने का, वो भी बता दूंगा, ठीक है। देखिए, अगर आप बेसिक्स 3 से 4 क्लास का बेसिक्स है, मैंने पहले बोल दिया था, ये बेसिक्स करते ही आपका चैप्टर 1 कंप्लीट। आप ये मत सोचिए कि आपका चैप्टर नहीं चल रहा है, पूरा चैप्टर ही पढ़ा रहा हूँ। पर आपके चैप्टर में बहुत लिमिटेड चीज़ दी हुई है और सिस्टमेटिक वे से नहीं दी हुई है। बट एज ए टीचर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको ए से लेकर जेड तक कहानी बताने का। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में है, वो तो मैं कवर करूंगा ही, जो नहीं है एक्स्ट्रा नॉलेज तो आपको बेनिफिट देने वाला है। बिकॉज फर्स्ट क्लास में मैंने एज्यूम कर लिया था कि बहुत सारे बच्चे बीकॉम के साथ ही सी एम ए करते हैं। चाहे सी ए करो, सी एस करो, सी एम ए करो, टैक्स सब में पढ़ना है। ठीक है। बहुत लोग ग्रेजुएशन के बाद जागते हैं मोटिवेशन लेकर के, है ना, कि वो आप सी ए वे करेंगे, लाइफ बहुत हो गया मस्ती उस्ती। तो फ्यूचर में भी आपको काम आने वाला है, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों में आपको ये बेसिक्स काम आने वाला है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लो। और इससे आपका चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको मतलब ऐसा कोई नहीं टाइम वेस्टिंग है, नॉलेज तो कोई टाइम वेस्ट वाला हिसाब तो है नहीं, ठीक है। तो टैक्स इनकम के कितने हेड हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम, जैसे पहले याद करो, मैंने अपने आप से स्टार्ट किया था कि मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी इनकम क्या होगी? सैलरी। मेरी इनकम कहाँ से आएगी? सैलरी। मेरे बाप दादा ने बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के गया था। मैंने उसको रेंट पे दे दिया, उससे मेरी हर महीने की रेंट आएगी, हर महीने की इनकम आएगी। तो इसको बोलते हैं अपने रेंटल इनकम। क्या बोलते हैं? रेंटल इनकम। बट इसका पूरा पूरा नाम क्या है? हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। इसका पूरा नाम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर अरे ये भी आ गया। तुम्हारा तबीयत ठीक हो गया? तुमको तुम बोला था फीवर है, फिर तुम माना नहीं, बोला फीवर नहीं है, नहा धो के आए हैं। कहाँ बैठेगा, जगह ही नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा क्या था? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि बाप दादा की प्रॉपर्टी थी। छोड़ो ना, बात होता, तुमने पैसा कमा करके फ्लैट लिया, रेंट पे लगा दिया, तो हर महीने रेंट आएगा, उससे तुम्हारी इनकम आ रही है। तो अपने बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो नॉर्मली अपने क्या बोलते हैं? रेंटल इनकम। क्या बोलते हैं? रेंटल इनकम, ठीक है। तीसरा, अगर मैं एम्प्लॉय नहीं होता, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं होता, तो ऑब्वियसली मैं बिजनेस करता। अगर मैं एम्प्लॉय नहीं, क्या नल्ला बन के घूमेगा तुम लोग दिन भर? ऐसा नहीं है, काम तो करेगा ना। अगर कहीं भी एम्प्लॉय वाला काम नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो क्या करोगे? अल्टीमेटली बिजनेस करोगे। तो करने से जो इनकम आती है ना, उसको पीजीबीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीजीबीपी, है ना। क्या बोलते हैं? पीजी। फुल फॉर्म बताएगा कोई? इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। एक एक वर्ड का मतलब है। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, गेन मतलब क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तभी बताऊंगा। बट ये समझ लो, इसको नॉर्मली शॉर्ट में बोलते हैं बिजनेस इनकम। क्या बोलते हैं? बिजनेस इनकम। आज एक टीचर भी काइंड ऑफ बिजनेस ही कर रहा है, जिसको अपने वोकेशनल बिजनेस बोलते हैं। आप कल को सी ए या लॉयर या कोई बड़ा प्रोफेशन में जाओगे, तो भी बिजनेस ही हो गया ना। अरे क्या सीए वाले बिजनेस नहीं करते? उनका जो चार्टेड फर्म, उनका जो खुद का फर्म होता है, वो तो बिजनेस ही है ना, ठीक है। तो पीजीबीबी बोलते हैं शॉर्ट में। चौथा क्या था? कैपिटल गेन्स। ठीक है, आपकी ज्वेलरी थी या कोई बिल्डिंग थी, आपने उसको बेच दिया। मान लो दादाजी का बिल्डिंग बनाया हुआ था, अब आपको बिल्डिंग बेचने का मन किया, आपने बिल्डिंग बेच दिया। ठीक है, 100 साल पुरानी बिल्डिंग अगर आपने बेच दिया, तो आपको अच्छा खासा पैसा मिला। तो वो आप क्या हर दिन बिल्डिंग बेचते हो क्या? नहीं, ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये वन से वाइल। पूरे जीवन काल में आपने 1 से 2 बिल्डिंग, अगर आप बहुत लकी रहे तो आपके पास बिल्डिंग है और आपने बेच दिया, आया बात समझे? तो कैपिटल गेंस हुआ। या दादा दादी की ज्वेलरी पड़ी थी, आपने उसको सेल कर दिया। यार दादा का एग्जांपल दिया शेयर्स वाला, याद आया?
ये दादा से सब रो रहा था, आज बक्सा खोला शेयर निकला। ठीक है, जिसको बोलते हैं कैपिटल गेन्स। जिसका भी छूटा है ना वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, क्लास कर सकता है, कोई इशू नहीं है। काफी डिटेल में बताया था मैंने। और लास्ट आपका होता है कि जो इन चारों में नहीं आएगा वो कहाँ पे आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, अदर सोर्सेस इसको बोलते हैं। ठीक है, अदर सोर्सेस। नॉर्मल अदर सोर्स का एग्जांपल क्या है, आपका अपना तो सेविंग्स अकाउंट होगा। अरे आपका सेविंग अकाउंट होगा, उसमें तो आपका हर महीने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आता होगा, वो अदर सोर्स हो गया। आप लॉटरी वगैरह जीत गए, वो अदर सोर्स हो गया। गैम्बलिंग वगैरह में पैसा लगाया, हॉर्स रेस वगैरह में पैसा लगाया, ठीक है, उसमें भी आपको इनकम हो गई, अदर सोर्स। कोई आ गया, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अरे बाप रे, आप हो? नहीं भाई, इसको नीचे मत बैठाना, आर्टिस्ट है। जगह बनाओ। आ, आ, आज तक इतना मुसीबत आया लेकिन कभी गरीब फीलिंग नहीं हुआ, आज पहली बार लग रहा है हम बहुत गरीब है। सबको नीचे बैठाया, चटाई भी तो नहीं लाया मैंने। मेरे उससे मत बैठना यार, उससे दिख रहा। मतलब आज एकदम शाम को क्लास नहीं करना तुम लोग को, सब सुबह ही आ गया है। हम समझ रहे, समझ रहे, समझ रहे। ईसा तेरा घर तो बगल में है ना, जा चटाई लेकर आ जा। राम मंदिर तेरा घर है? कहाँ है? अच्छा सर, कब शिफ्ट हुआ? अच्छा। अच्छा, राम मंदिर स्कूल में पढ़ी है तू? ओ। क्या करेगा? लड़की लोग, लड़का लोग खड़ा है भाई, कोई नहीं बैठा है। बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे अपने ही घर है, बैठो आराम से। बैठ जा। अच्छा तो नहीं लग रहा लड़की लोग नीचे बैठी? अरे तुझे तो जगह मिला था, फिर क्यों आई? अरे नहीं, इतना गरीबी नहीं है, बेंच आ जाएगा। ठीक ठीक ठीक। ये ना फोटो खींच रहे ना, फ्रेम करेंगे अपने लास्ट में। एक फ्रेम यहाँ पे लगवाना है, चलो फोटो का। ठीक है। हेलो। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी मतलब बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम। कैपिटल गेन वही ज्वेलरी वगैरह या प्रॉपर्टी था, आपने सेल आउट कर दिया, कैपिटल गेन्स वो हो गया। और फिर आपका अदर सोर्सेस, जो इन चारों में नहीं आया वो कहाँ पे आएगा, अदर सोर्सेस में आएगा। इतना तो मैटर पहले भी क्लियर हो चुका था। आपको ना मैं कंप्यूटेशन का फॉर्मेट लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटेशन का जो फॉर्मेट होता है, जैसे अपने जब आप इन फ्यूचर टैक्स वगैरह दोगे तो आपका, जब आप टैक्स भरोगे ना तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है। मैं आपको अपना दिखाऊंगा, अभी तो मेरे पास है नहीं इसमें, मैं बाद में दिखा दूंगा कि मैं जब टैक्स भरता हूँ तो पूरा एक फॉर्मेट, एक डिटेल फॉर्मेट आता है। और एक आता है एक्नॉलेजमेंट स्लिप, जैसे आप सबमिट मारोगे तो आपको एक स्लिप आता है। ठीक है, तो उसको अपने फॉर्मेट बोलते हैं। वो फॉर्मेट अभी मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, चलो कॉपी निकालो फटाफट, निकलो। फॉर्मेट, हाँ। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ, लड़का लोग कैसे लिखे, मैं ये पेज शेयर कर दूंगा ग्रुप में। मैं ये पेज शेयर ग्रुप कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग घर पे लिख लेना। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्से टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी दोनों में अंतर है। टैक्सेबल इनकम क्या होती है और टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है, आज ही सीखेंगे। ठीक है। फॉर द असेसमेंट ईयर,
फॉर द असेसमेंट ईयर, ईयर मान के हम लोग कौन सा असेसमेंट ईयर इस बार का 24-25 ना, ठीक है। फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, जिसका भी टैक्स क्लासेस छूट गया, ज़्यादा नहीं, आज तीसरा क्लास ही है, 2 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, वहाँ पे कर सकते हो, रिकॉर्डिंग है, ऐप में भी कर सकते हो, ठीक है। किसी को फिर भी तकलीफ है, एडमिशन नहीं लिया है, मेरे को बोलेगा, हम लिंक भेज देंगे, घर पे कर लेना, जरूरी नहीं है कि आपको एडमिशन हो तभी आपको क्लासेस करना है। बेसिक्स क्लासेस तो यूट्यूब पे हम लोग डाल ही देते हैं, तो आप बेसिक्स कर लेना वहाँ से, बाद में ले लेना एडमिशन, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025, ठीक है। एक शॉर्ट रिव्यू बता दे रहा हूँ, एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में हम लोग इनकम को अर्न करते हैं और उसी साल हम लोग टैक्स भी पे कर देते हैं। जो उसका नेक्स्ट ईयर होता है, उस साल पे हम लोग टैक्स का असेसमेंट करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमने टैक्स ज़्यादा पे किया है या कम पे किया, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर में हम लोग टैक्स का कंप्यूटेशन करते हैं, एसेस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। आज मैं आपको कैलकुलेशन और असेसमेंट का डिफरेंस क्या होता है भी बता दूंगा, ठीक है। पहले मेरे को एक फॉर्मेट बताने दो, उसके बाद मैं करता हूँ। एक एग्जांपल देख लो, करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारा, करंट फाइनेंशियल ईयर अभी क्या है 23-24। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसी को टैक्स में बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है इसी को टैक्स में बोलते हैं प्रीवियस ईयर। अच्छा, करंट के बाद जो आने वाला ईयर कौन सा होगा 24-25, तो 24-25 हमारा हो गया असेसमेंट ईयर। तो करंट ईयर अगर प्रीवियस ईयर हो गया तो आने वाला साल क्या हो जाएगा असेसमेंट ईयर, क्लियर है ना। तो जब भी करंट ईयर दिखे आपको मान लेना ये क्या है प्रीवियस ईयर, और उसका जो नेक्स्ट ईयर होगा वो हमारा असेसमेंट ईयर। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन भी आएगा तो वही बोलेगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इनकम फॉर द ईयर असेसमेंट, देखना 24-25 लिखा रहेगा। जो आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पे 24-25 वर्ड दिखा रहेगा, ठीक है। मैं आपको सेक्शन के साथ लिखाऊंगा, सेक्शन के साथ लिखाऊंगा। एक होता है चार्जेबिलिटी सेक्शन और एक होता है सेक्शन का सीरीज कि 25 से लेकर कितना सेक्शन आता है, वो डिफरेंस क्या वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। कॉपी निकालो, लिख रहे हो ना साथ में, लिखो। मैसेज आया क्या ग्रुप में, देखो तो, बार बार बोला रिप्लाई दीजिए। लिखो फटाफट, बात मत करना आप लोग, बाद में कर लीजिएगा बात। शॉर्ट में पीजीबीपी लिखेंगे, एग्जाम में आप पीजीबीपी मत लिखना, पूरा लिखना, प्रॉफिट एंड गेन्स है ना, पूरा लिखना पड़ेगा, ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लिखिए फटाफट।
स्क्रीन कट तो नहीं रहे ना? ठीक। फोर्टी फोर डीबी, डीबी 44 डीबी। 55 ए। 45 से 55 ए। ये डीबी है। हो गया यहाँ पे? हो गया। देखो, ये जो सेक्शन का रेंज है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 15 से लेकर 17 है। हर एक चीज का सेक्शन बनाया गया। रीजन क्या है सेक्शन बनाने का? आपने सैलरी कमाया, आपकी हर महीने सैलरी आई है, गवर्नमेंट बोलती है टैक्स दो। गवर्नमेंट बोलती, टीडीएस कटता है ना सैलरी में, तो गवर्नमेंट बोलती है टैक्स दो। आप बोलोगे ना किस कानून में लिखा है? तो आप, गवर्नमेंट बोलती है इनकम टैक्स का सेक्शन 15 में लिखा है, जाके पढ़ लो। तो हर एक कानून में लिखा गया, सेक्शन 15 में लिखा गया कि अगर आपकी सैलरी वाली इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और छोटा सेक्शन नहीं, काफी बड़ा सेक्शन है, 15 से लेकर के 17, दो सेक्शन, 15 पढ़ना पड़ेगा, 16 पढ़ना पड़ेगा, 17 पढ़ना, 3 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा सैलरी पे। क्योंकि सैलरी का भी बहुत पार्ट होता है ना, एचआरए वगैरह सब होता है। जब सैलरी चैप्टर पढ़ाऊंगा, देखिए काफी वास्ट है सैलरी। दो चीज सबसे ज्यादा टफ लगता है पढ़ाने में, एक होता है सैलरी वाला, क्योंकि फॉर्मूला ज्यादा इसमें होता है सैलरी वाले में, और दूसरा होता है पीजीबीपी। पीजीबीपी देख के लोग डर जाते हैं, इंटर वगैरह में तो छोड़ देते हैं, बोलते हैं इससे पीसा छूट जाए, इतना खतरनाक है। लेकिन आपके बीकॉम में उतना खतरनाक नहीं है, एकदम बच्चा वाला है, ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का सेक्शन स्टार्ट होता है 15 से 17। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन स्टार्ट होता है 22 से 27, 22 टू 27। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल, का चालू होता है 28 से लेकर के, सेक्शन का रेंज देख लो, सेक्शन का रेंज देख रहे हो, 28 से लेकर के 44 डीबी, ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का सेक्शन है 45 से 55 ए, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 56 से 59। मैंने लिखवा दिया, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ आपको याद होगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है, और बस आप जानकारी के लिए लिखवा दिया कि कभी जीवन में सेक्शन देखना डरना मत, हाँ देखा हुआ सेक्शन है, अलग बात है याद नहीं हुआ, ठीक है। अब एक वर्ड मैंने लिखा चार्जेबिलिटी सेक्शन। चार्जेबिलिटी सेक्शन का मतलब होता है स्टार्टिंग सेक्शन। तो सैलरी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 15 से। तो सैलरी का चार्जेबिलिटी सेक्शन क्या हो जाएगा? 15। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 22 से। इसका चार्जेबिलिटी क्या हो जाएगा? 22। तो चार्जेबिलिटी सेक्शन मतलब स्टार्टिंग सेक्शन, ठीक है। और ये जो सेक्शन लिखा था वो रेंज था कि सैलरी 15 से लेकर 17 है, हाउस प्रॉपर्टी 22 से लेकर के 27 है, पूरा रेंज है। पर चार्जेबिलिटी का मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। इनकम फ्रॉम पीजीबी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 28। तो चार्जेबिलिटी क्या हो जाएगा? 28। कैपिटल गेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 45। तो चार्जेबिलिटी क्या हो जाएगा? 45। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 56। तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, हमने इनकम कमाया सैलरी से। मैंने बताया था कि एक पर्सन की पांचों हेड होना पॉसिबल है, याद है लास्ट क्लास, कि एक बंदा पांचों इनकम में आ सकता है। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सपोज मैं सैलरी, मैं मेरी कहीं पे जॉब है, मुझे सैलरी मिल रही है, तो मैं 9 घंटे कमा रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है। पार्ट टाइम मैं अपना सेंटर खोल के रखा हूँ, सैटरडे सैटरडे संडे मैं अपना कोचिंग सेंटर पढ़ा रहा हूँ, बाकी का 5 दिन मेरा भाई पढ़ा रहा है या किसी टीचर को मैं हायर करके पढ़ा रहा हूँ। होता है कि नहीं होता? बड़े बड़े लोग करते ही है, ठीक है। तो सैटरडे संडे मैं पढ़ाता हूँ, बाकी 5 दिन कोई और टीचर पढ़ाता है, मेरा अपना बिजनेस है, तो उससे जो इनकम आ रही है वो पीजीबीपी, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उससे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस,
ठीक है, खानदानी अमीर हूँ, बहुत प्रॉपर्टी है, कुछ रेंट वेंट भी आ रहा है वो सामने। अच्छा, जब भी तुम लोग टैक्स पढ़ना ना, थोड़ा अपने आप अपना गरीबी भूल जाना, थोड़ा अमीरी वाला फील करना, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा अमाउंट आएगा। डरना मत, ठीक है। तो खानदानी अमीर है, कुछ रेंट वेंट से भी इनकम आ जाती है, ज़्यादा नहीं, 4-5 करोड़ आ जाती है, ठीक है। वो अपना क्या आता है, डर गया फिर 5 करोड़ रुपया देखकर, बोला ना थोड़ा रईसी वाला फीलिंग लाओ। 5 करोड़ बोल दिए सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब रेंट से पैसा आ जा रहा है, ठीक है। दादा भी खानदानी थे ना, लिए थे किसी जमाने में शेयर्स वगैरह, उसकी वैल्यू भी करोड़ों में है, बेच दिया, उससे जो पैसा आया, कैपिटल गेन। तो एक पर्सन की पांचों हेड पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। मैं तो अभी एग्जांपल दिया अपना वाला, ठीक है। अच्छा, ये काल्पनिक है, ठीक है, वरना तुम लोग लगा फ्री कर दो सर। हाँ, कुछ लोग सोच रहे थे पैसा रिफंड, बहुत पैसा आपके पास। तो पहला सैलरी से इनकम आई, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आई, मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे क्रॉस क्रॉस, ठीक है। पीजीपीपी से इनकम मेरी आई, कैपिटल गेन से इनकम आई, और अदर सोर्स से मेरी इनकम आई। अब मैं इसको सबको ऐड करूंगा, क्या करूंगा, सबको ऐड करूंगा। अब यह मेरी आ गया, हो गया ये पांचों हेड की टोटल इनकम, क्या बोलेंगे, पांचों हेड की टोटल इनकम, ठीक है। अब अपने इसको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसको आगे, इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, फॉर्मेट थोड़ा बड़ा बनेगा, हाँ। ये जो अमाउंट आया है, ये जो अमाउंट आया है, मान लेते काफी बड़ा अमाउंट आया, बहुत बड़ा अमाउंट आया, मान लेते जो अमाउंट आया, इस अमाउंट को अपने क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी सब ऐड किया है, कुछ माइनस हुआ है क्या? जब जब सब ऐड करोगे तो ग्रॉस होगा, उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो नेट होगा। अभी सब ऐड हो रहा है, इसलिए ग्रॉस वर्ड आया। ये जो इनकम आई है, अपने इसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। एक्चुअल में पता है, अपने इंडियन है, इंडियन वाले कैसा भी अंग्रेजी बोलेंगे चलेगा, एक्चुअल वर्ड होता ग्रोस। अब तुम अगर, हाँ ग्रोस होता, अब तुम जाकर किसी बोले ग्रोस, बोले क्या बोल रहे हैं मतलब, जेंडर में क्वेश्चन उठा देगा। कैसे बोल रहा है? तो अपने इंडियन है तो ग्रॉस बोलते चलेगा, बट एक्चुअल वर्ड क्या होता है, ग्रोस, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जीटीआई, ठीक है। अब ये जो ग्रॉस टोटल इनकम आया है, इसमें से ना हमें कुछ डिडक्शंस वगैरह मिलता है। क्या मिलता है, डिडक्शंस। क्यों डिडक्शन मिलता है, जैसे एलआईसी वगैरह अगर आप करवाए होंगे आपके पापा, तो उनसे पूछिए, उनके टैक्स फाइल में देखना, उनको डिडक्शंस मिलता है, ठीक है। आपने गवर्नमेंट सेविंग बॉन्ड का नाम सुना है? अरे आईएफएस में पढ़ाया था, गवर्नमेंट सेविंग्स बॉन्ड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टैक्स सेविंग्स म्यूचुअल फंड आते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेविंग्स बॉन्ड में पैसा लगाया है, एलआईसी में पैसा लगाया है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में बहुत सारा आता है ना, ईएलएसएस बोल के बहुत सारा आता है, उसमें टैक्स छूट मिलती है, ठीक है। प्लस अगर आपने होम लोन लिया है, अगर आपने होम लोन लिया है, आप देखिएगा बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, अच्छा कभी कभी आपको लगता है कि अंबानी अडानी के पास इतना पैसा है, ये लोग लोन क्यों लेते हैं? पता है, लोन लेना कंपलसरी है। अगर ये लोन नहीं लेंगे तो इनके ऊपर छापा पड़ जाएगा। आप भी जब कल बहुत बड़े इंसान बनेंगे, तो दिखाने के लिए, हाथी का दांत वाला हिसाब होता है ना, दिखाना पड़ता है कि लोन पे जिंदा है। वो अलग बात, मेरा पीछे क्या है अलग बात है, दिखाना पड़ता है। तो लोग जानबूझ के लोन लेते हैं कि गवर्नमेंट जब पकड़ेगी तो दिखा देंगे भाई लोन पे जिंदा है, ये गाड़ी लोन पे है। आया बात समझे? ये लोन लेना जरूरी भी है, टैक्स छुपाने का वन ऑफ द जरिया है कि लोन ले लो। वो धीरे धीरे जैसे जैसे टैक्स का नॉलेज बढ़ेगा, डेप्थनेस बढ़ेगा, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे लेट से आपने होम लोन लिया, तो आपको टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा, टैक्स में छूट मिल जाएगी। क्या क्या छूट मिलेगा आगे पढ़ेंगे, ज़्यादा भी एक्सपेक्ट मत करो कि बेसिक में सब सीख जाओगे, सबका एक एक चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं, 6 महीना आराम से मिलेगा, 4 महीना 5 महीना तो मिलेगा ही, ठीक है। तो आपने एलआईसी कराया, वहां से आपको डिडक्शन मिला, ठीक है। आपने गवर्नमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में, टैक्स सेविंग बॉन्ड में पैसा लगाया तो आपको डिडक्शन मिला, ठीक है। प्लस आपने होम लोन लिया, वहां से डिडक्शन मिला। म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसा वैसा कुछ लगाया, कौन सा म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, तो वहां से भी आपको अच्छा खासा डिडक्शन मिल जाता है। ऐसे एक अमाउंट बता दे रहा हूँ, मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1.5 लाख का ही मिल सकता है। एक अमाउंट समझ लो, पूरे साल भर में मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिल सकता है। एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज आपको 2 लाख का टैक्स देना, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, मतलब 2 लाख रुपए का टैक्स देना है। जब मैं बोलता हूँ कि 2 लाख का टैक्स देना है, ये मतलब मेरी टैक्स इनकम या टैक्स लायबिलिटी है, देना है ना, मतलब टैक्स लायबिलिटी। तो मैक्सिमम डिडक्शन में कितना ले सकता हूँ, 1.5 लाख।
तो सपोज 2 लाख देना था, तो 1.5 लाख का मैंने डिडक्शन ले लिया, तो अब मुझे कितना देना है पैसा? 50,000 देना है। तो ये डिडक्शन का बेनिफिट होता है। आया बात समझे? तो लिखो लेस डिडक्शन, लेस डिडक्शन। और डिडक्शन का एक चैप्टर है, चैप्टर 6। ठीक है, लेट डिडक्शन, चैप्टर का नाम लिख लो, लेट्स डिडक्शन। अंडर चैप्टर 6 ए लिख लो ना, अंडर चैप्टर 6 ए। ठीक है। तो सपोज, सपोज मेरी इनकम आई, मेरी जो ग्रॉस टोटल इनकम आई, उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा? डिडक्शन। ठीक है, रिबेट, कहीं देखना कभी वर्ड रिबेट आता है, कभी वर्ड डिडक्शन आएगा, एक एक वर्ड का मीनिंग है, समझेंगे बाद में। फिलहाल मान लो मेरी इनकम आई थी सपोज 10 लाख रुपया, सपोज मेरी इनकम कितनी थी? 10 लाख रुपया। उसमें से मैंने डिडक्शन माइनस कर दिया। ठीक है, 1.5 लाख का डिडक्शन माइनस कर दिया, तो कितनी इनकम बची? कितनी इनकम बची? बताओ। चलो, मेरा पांचों वर्ड की इनकम थी 10 लाख रुपया, उसमें से क्या माइनस होगा बताओ? उसमें से क्या माइनस होगा? डिडक्शन माइनस होगा। क्या कर रहा है ग्रुप में तुम लोग? नोटिफिकेशन आया जा रहा। सुन लो, 10 लाख रुपया मेरी ग्रॉस टोटल इनकम थी। सुन लो, सुन लो। 10 लाख रुपया, मैं यहाँ पे अमाउंट लिख दे रहा हूँ, 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया मेरी ग्रॉस टोटल इनकम थी। उसमें से मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन माइनस हो गया। 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन माइनस हो गया, तो कितना बचेगा? 8,50,000, मतलब 8.5 लाख रुपया बचेगा। ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन जब माइनस हो जाता है, तो क्या बचता है? टैक्सेबल। मतलब इस इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। इनकम था, इनकम से हमने क्या माइनस किया? डिडक्शन। तो अब जो इनकम आएगा उस पर क्या लगेगा? टैक्स। तो 8.5 को बोलेंगे अपने टैक्सेबल इनकम, सॉरी, क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इनकम। ये जो आया ना, इसको बोलेंगे अपने टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, या इसी को ना अपने टोटल इनकम भी बोल देते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टैक्सेबल इनकम बोल देते हैं या टोटल इनकम बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस 8.5 पे क्या लगेगा? टैक्स। 8.5 पे क्या लगेगा? टैक्स। आया हुआ सामने? अब देखो, टैक्स का एक रेंज होता है ना, जैसे अप टू 2.5 लाख रुपए आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको सबको लिखवाऊंगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन का अलग होता है, तो उस, ठीक है। एक होता है सुपर सीनियर सिटीजन, जो 80+ होते हैं, उनका 5 लाख तक का छूट है। वो सब मैं लिखवाऊंगा। अभी एज्यूम करके मानते हैं कि 2.5 लाख पे आपका टैक्स नहीं है, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा, फिर उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो आता है उस पर टैक्स लगेगा। इतना समझना नहीं है अभी, अपने एक रैंडमली मान लेते हैं 10%। एक रैंडम मान लेते हैं 10%। तो 8.5 का 10%, 8.5 लाख पे 10% कितना होता है? 8,000 कितना होता है? 8,500। मतलब मेरा मैथ तो खराब है, तुम लोग भी खराब कर लो। कितना हो गया? 85,000। कितना हो गया? 85,000। तो वो जो 85,000 है वो आपकी क्या है? वो 85,000 क्या है? पार्टी करना है? भाई 85,000 का क्या करना है? पार्टी करना है या गवर्नमेंट को देना है? तो अपने उसको क्या बोलेंगे? जो गवर्नमेंट को देना वो क्या है? एसेट है या लायबिलिटी है? उसको बोलेंगे टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलेंगे? टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। टैक्स लायबिलिटी लिखने के पहले एक बार इसको गो थ्रू करो। एक बार लिखने से पहले इसको गो थ्रू करो। आपको लग रहा है कि समझ में आ गया? ये एकदम बेसिक है। बाद में जब इसका चिड़फाड़ करेंगे 2 पेज का बन जाएगा। पहले बेसिक संभाल लो, फिर आगे करेंगे ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑपरेशन से कुछ याद है बताना, आप लोग को कुछ कुछ अनाउंस करना था? पहले देख लो, ये पांचों हेड देख लो तो।
हो गया गो थ्रू? मुझे पता है तुम लोग कोई गो थ्रू नहीं किया हो, पता है। चलिए, ये हो गया टैक्स लायबिलिटी। लिखिए लिखिए लिखिए। टैक्स लायबिलिटी ऑन टैक्सेबल इनकम। टैक्स लायबिलिटी ऑन टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। टैक्स लायबिलिटी किस पे लगता है? टैक्सेबल इनकम पे लगता है, ठीक है। इसी चार्ट से हमारा क्लियर होगा टैक्सेबल इनकम क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी क्या होता है। तो 8.5 का 10% कितना हो भाई साहब? 8.5 का 10% कितना होता? 85,000। ये हो गया 85,000। ये हमारी क्या है? टैक्स लायबिलिटी। ये क्या है? टैक्स लायब, मतलब इतना टैक्स अपने को देना है, इतना टैक्स अपने को देना है या देना बनता है। बट थोड़ा सा ज्ञान याद करो, पहला क्लास का असेसमेंट ईयर का ज्ञान याद करो या प्रीवियस ईयर का ज्ञान याद करो, कि हम लोग टैक्स प्रीवियस ईयर में देते हैं या असेसमेंट ईयर में देते हैं? प्रीवियस ईयर में। और ये कौन सा ईयर चल रहा है? असेसमेंट ईयर। इसका मतलब पिछले साल कुछ ना कुछ टैक्स दिए होंगे, है ना। अब बताओ, अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरा टैक्स लायबिलिटी बनता है, मेरा जो टैक्स लायबिलिटी बनता है 85,000 रुपया, 85,000। हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी 1 लाख का टैक्स दे के रखा है। आया बात समझे? 85,000 टैक्स बनता है, पर गवर्नमेंट को कितना दे के रखा है? 1 लाख रुपया। उस 1 लाख को क्या बोलेंगे? एडवांस टैक्स। 1 लाख को क्या बोलेंगे? एडवांस टैक्स। चलो, इसी चीज को लिखेंगे। माइनस एडवांस टैक्स। 1 लाख रुपया का हमने ऑलरेडी एडवांस टैक्स दिया है, तो हमें कितना रिफंड बैक मिलेगा? हेलो, कितना रिफंड मिलेगा? अच्छा, बिजनेसमैन तो एडवांस टैक्स देता है, और जिसकी सैलरी होती है वो टीडीएस देता है, तो माइनस टीडीएस कर लो। टीडीएस, टीडीएस फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट अ सोर्स, ठीक है। तो ये टीडीएस कौन पे करता है? बिजनेसमैन। हेलो, ये टीडीएस कौन पे करता है? बिजनेसमैन या सैलरी वाले? सैलरी वाले पे करते हैं। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ मेरा बिजनेस था, तो मैंने एडवांस टैक्स दिया। सैलरी वाले एज्यूम कर लेंगे कि उनका टीडीएस कटा था 1 लाख रुपया। सैलरी वाले एज्यूम कर लेंगे, जो बिजनेस माइंडेड होंगे वो एज्यूम कर लेंगे बिजनेस, ठीक है। तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने 1 लाख रुपया का एडवांस टैक्स दिया था, तो मेरे को रिफंड कितना आ जाएगा? अरे रिफंड बैक आएगा ना, गवर्नमेंट रिफंड करेगा। कितना आएगा? 15,000 मेरा क्या आ जाएगा? रिफंड आ जाएगा। अच्छा, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि 85,000 मेरी टैक्स लायबिलिटी थी, पर हमने गवर्नमेंट को दिया 70,000। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कंजूस लोगों का कमी नहीं है। कंजूस लोग अपने आप को भिखारी मांग के इनकम कम दिखाते हैं, और बाद में टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा निकल जाती है। तो ये भी हो सकता है कि 85,000 टैक्स लायबिलिटी थी, पर हमने गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स के रूप में कितना दिया? 70,000 दिया। तो हमें अब कितना देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? अरे 85 बनता है, 70 ऑलरेडी दे चुके हैं। 15, बस 15 देना पड़ेगा। पेनाल्टी भी देना पड़ेगा साथ में। याद आया ना बेसिक क्लास? 15,000 तो देना ही पड़ेगा, वो तो तुम बच नहीं पाओगे। वो तो तुमको देना पड़ेगा, जमीन से उखाड़ के निकालेगा। ठीक है, दो चार बाल बचेगा, बोला बेच के निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 तो देना, प्लस 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 पेनाल्टी। उसके बाद डिमांड नोटिस। इतना गरीब क्यों फील कर लिए, है ना, बताओ। सो कॉज नोटिस, ये सब पूछेगा। इतनी गरीबी दिखती नहीं है, मर्सिडीज में घूम रहा है, सो कॉज नोटिस बताओ। तुम्हारा अगर जवाब सही निकला तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं जवाब सही निकला तो जेल वेल होने का भी संभावना है। ऐसा नहीं है, आगे टैक्स बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है 3 महीने का जेल हो सकता है? टैक्स चोरी में मिनिमम 3 महीने की जेल पॉसिबल है। नहीं पता था? मतलब भयानक तुमको क्या लगा टैक्स चोरी करना क्राइम है कि नहीं क्राइम है? तो क्राइम है तो वहाँ जेल नहीं है ना। तो वो अभी एडवांस लेवल की बात है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस बता दिया। संभावना है, मैंने क्या बोला? संभावना है। क्योंकि आप पता है, कभी कभी भी जब आपके ऊपर केस आएगा, तो आप एक कानून के हिसाब से सजा नहीं पाओगे। इनकम टैक्स बोलेगा हम तो आपको पेनाल्टी ठोकेंगे, तो इंडियन पिनल कोड बोलता हम भी पीछे नहीं हटेंगे। आईपीसी, अरे इंडियन पिनल कोड। बाद में कंपनी एक्ट बोलता हमको कहाँ छोड़ दिया तुम, हम भी आ रहे हैं साइड में। ऐसे करके कितना केस आ जाएगा, आप भी थक जाओगे, इतने कुल खानदान लोग हैं, अब भी परेशान हो जाओगे। तो मैं बोला कि किसी ना किसी एक्ट की तरफ से आपको जेल हो ही जाएगा।
इसलिए टैक्स की चोरी या तो कर लेना तो बच जाना, या तो करना मत। दो ही तरीका है, या तो चोरी करके बच जाना या तो करना मत। अच्छा अभी इतना रिवीजन करो एक बार प्लीज, बात मत कर, रिवीजन करो इतना। स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे अपने लोग। एक बार रिवीजन कर लो, इतना रिवीजन कर लो। पहला क्या था? कितना हेड ऑफ इनकम था? हेलो, कितना हेड ऑफ इनकम था? 5 था ना? 5 में पहला क्या था हेड ऑफ इनकम? इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा क्या था? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबको ऐड करेंगे, वो हमारी क्या हो गया? सबको ऐड कर रहे हैं ना? ऐड करेंगे नेट या ग्रॉस? ग्रॉस, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से कुछ माइनस करेंगे ना, अरे भाई एल आई सी कराए थे है ना, उसमें से क्या माइनस करेंगे? डिडक्शन। डिडक्शन का पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 6 है ना। हाँ 6 है, पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। डिडक्शन माइनस करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस करने के बाद क्या बचेगा? क्या बचेगा? टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। अब इसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स। क्या लगेगा? टैक्स। तो जो अमाउंट का टैक्स पे करना है उसको क्या बोलेंगे? टैक्स लायबिलिटी। जो अमाउंट टैक्स पे करना, सपोज एग्जांपल था 10 लाख रुपए मेरी इनकम है, ठीक है, सॉरी 8.5 लाख रुपए ना, एग्जांपल था, हाँ 8.5। तो डिडक्शन माइनस किया था ना 1.5 लाख का, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आई थी? 8.5 लाख। अरे 10 लाख मेरा ग्रॉस था, 1.5 लाख का डिडक्शन माइनस हुआ, कितना बचा? 8.5। तो 8.5 पे क्या लगेगा? टैक्स। 8.5 लाख पे लगेगा 10% का टैक्स, रैंडम 10% का टैक्स मान लिया, कितना होगा? 85,000, ठीक है। अब इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में कुछ एडवांस टैक्स पे किया था, सपोज मैंने एडवांस टैक्स पे किया था 1 लाख रुपया, तो माइनस एडवांस टैक्स। सैलरी वाले क्या दिखाएंगे? माइनस टीडीएस। बिजनेस वाले क्या दिखाएंगे? माइनस एडवांस टैक्स, डिपेंडिंग अपॉन क्या फाइल बना रहे हो, सैलरी या एडवांस। सपोज मैंने एडवांस टैक्स माइनस किया 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया मैंने गवर्नमेंट को दे के रखा था, बट मेरा जो टैक्स लायबिलिटी था 85,000 था, तो गवर्नमेंट को कितना एक्स्ट्रा दे के रखा था? 85,000 देना था, पर दे के कितना रखा है? 1 लाख रुपया। तो कितना एक्स्ट्रा दे के रखा है? रिफंड मांगोगे या हरिश्चंद बन जाओगे? ये दिलेर नहीं छोड़ देंगे, रिफंड मांगेंगे भाई। 15,000। और भाई गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, आप मांगोगे वो इग्नोर कर देगा। हाँ आप मांगोगे इग्नोर, बोला दे देंगे ना, हम गवर्नमेंट है, जाएंगे कहाँ? अरे वोट तो आपसे चाहिए ना उसको, बोले दे देंगे, थोड़ा थम्बा थम्बा। तो ऐसा कभी कभी होता है कि आप का जो रिफंड है ना, 1 2 साल के बाद भी आता है। पर गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ी ईमानदारी दिखाती है, आपको इंटरेस्ट सही देती है। तो सपोज अगर 15,000 रुपया आपको 6 महीने बाद आया, तो गवर्नमेंट ऊपर 6 महीने का एक बेसिक इंटरेस्ट, ज़्यादा उम्मीद मत रखना, गवर्नमेंट है, एक बेसिक इंटरेस्ट ऐड करके आपको देगी। कभी कभी ये भी हो सकता है, जैसे मेरे पापा केस में हुआ था कि नेक्स्ट मतलब जब मैं टैक्स भरने गया उनका ना, तो पिछले साल का रिफंड आया था, उसी से मैंने टैक्स भर दिया। मतलब 1 साल 1.5 साल के बाद रिफंड आया था, ऐसा वाला भी हिसाब होता है। पर हाँ पैसा आएगा, ये कन्फर्म है, पैसा आता है, इंटरेस्ट के साथ आता है। जितना लेट होगा गवर्नमेंट उस पर आपको इंटरेस्ट वगैरह दे के रखेगी। और गलती से सपोज आपने कम पे किया तो फिर क्या देना पड़ेगा? अगर आपने कम पे किया तो आपको तो पे करना पड़ेगा ना, उसको बोल देंगे अपने, रिफंड वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे? टैक्स पेबल। क्या वर्ड यूज करेंगे? टैक्स पेबल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 85,000 देना था, दिया कितना था? 70,000। अरे एग्जाम्पल सेकेंड वाला, 85,000 देना था, दिया कितना था? 70,000। कितना देना है? पेबल मतलब देना है या दे चुके? पेबल ना देना, अकाउंट्स पढ़े हो ना, पेबल मतलब देना है, तो 15,000 देना है। इसके ऊपर भी टैक्स इंटरेस्ट लगेगा, अलग बात है, वो इसमें फॉर्मेट में नहीं आता, ठीक है। तो सपोज 15,000 हमें देना, वो हमारा क्या है? टैक्स पेबल, ठीक है। अब एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, ये तो सिंपल फॉर्मेट है, इसमें एक सरचार्ज वर्ड आता है, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, ये सब मिलाकर 4% आ जाते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि जब लोग रिटर्न टैक्स फाइल करते हैं तो एजुकेशन बारे में नहीं देते, बट आपको मैं बता दे रहा हूँ, इंडिया में ना प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। हमारे यहाँ पे सरचार्ज सब लोग नहीं पे करते, सरचार्ज वही पे करता है जिसकी इनकम करोड़ों में आ जाती है। आया बस हमने, अभी वो सब फिगर बाद में डिस्कस करेंगे, 1 करोड़ है या 4 करोड़ डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल के लिए सुन लो, सरचार्ज वही पे करता है जिसकी इनकम करोड़ों में आ जाती है, ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक फिगर बता दे रहा हूँ कि टैक्स पे करने में गुर्दा दिल क्यों निकल जाता है। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ है, एक रैंडम फिगर बता दे रहा हूँ, अगर आपकी इनकम कितनी है? 5 करोड़, तो मान के चलिए 2.5 करोड़ आपका टैक्स हो जाएगा।
हाँ, आधा। इसलिए टैक्स की चोरी होती है इंडिया में। जब देश आज़ाद था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कब हुआ था आज़ाद, किसी को पता है ना? हाँ, हुआ ना, गवर्नमेंट कब बनी थी? 50 में बनी थी ना, संविधान के बाद 1951 में गवर्नमेंट बनी थी, है ना? उस वक्त टैक्स रेट कितना था? 98%। हमारा देश जब आज़ाद था, पैसा था नहीं गवर्नमेंट के पास, तो अगर कोई 100 रुपया कमाता तो गवर्नमेंट कितना बोलती थी? 98 मेरा है। तो हमारे इंडिया में 98% टैक्स रेट था जब देश आज़ाद हुआ था। आज की बात करता हूँ, ये तो देश जब आज़ाद हुआ तब की बात बता दिया, 98%। आज के टाइम पे कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? हाँ, बहुत नादान है आप लोग। आपकी मासूमियत पे बहुत दया भी आता कभी कभी। या तो चलो कोई बात नहीं, हम भी यही मानते थे जब आपके क्लास में थे। आज के टाइम पे हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, 52% टैक्स पे करते हैं। डीटी, आईडीटी, डीटी बोलते 42%। जीएसटी का एवरेज पकड़ लो 10%, क्योंकि कहीं पे 6 है, कहीं 12, कहीं 18 है, एवरेज पकड़ लो 10%। आया बस सामने। और जो तम्बाकू खाते हैं, धुआं उड़ाते हैं, 28%, 40%। सिगरेट पे 400% जीएसटी, पता है कि नहीं पता ये सब चीज़? फिफ्थ सेमेस्टर में जीएसटी है, पढ़ाऊंगा पूरा। जो सिगरेट में धुआं उड़ाते हैं ना, उसकी कॉस्टिंग आती है 1 रुपये। उसकी मार्केट प्राइस 1 रुपया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा 10 रुपया किया, फिर भी लोग अब प्रेस्टीज के लिए पी रहे हैं, महंगा है और पियेंगे। हाँ, आईफोन क्यों बिक रहा है? महंगा है। जूठा एप्पल सबको पसंद है। ऐसे जूठा खा के देखो, कोई नहीं खाने वाला है। कटा हुआ एप्पल सबको पसंद है, तो महंगा है, प्रेस्टीज की बात है। यही हाल है। कल को सिगरेट अगर 20 रुपया हो गया ना, डबल पीना स्टार्ट हो जाएगा। कि सिगरेट दिखाएगा पी रहे, देखना 20 रुपया का औकात है इसका। गवर्नमेंट को लगा चार 480% जीएसटी लगता है। 400 था, 80% एक्स्ट्रा। 480% जीएसटी लगता है सिगरेट के ऊपर। ये आपको नहीं पता चलता क्योंकि उसकी कॉस्टिंग इतनी कम आती है कि आपको फील ही नहीं कर पाते आप। अभी नॉर्मल गुड्स के ऊपर अगर 400% टैक्स लग जाए तो आपकी तो हालत खराब हो जाए। आया बस हमने। तो सिगरेट का कॉस्ट उतना नहीं है। टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, 10 रुपया किया, 12 रुपया किया, 15 रुपया किया, मुझे पता नहीं, मैं पीता होता नहीं, मुझे आइडिया नहीं कितना है। बता रेट। है पीछे लोग, रेट बता। तो कहने का मतलब, कुछ कुछ चीजों पे ना बहुत भयानक जीएसटी है। तो एवरेज जीएसटी, सिगरेट पीने वाला कमी है बंगाल में? नहीं ना। नहीं, उनका अगर सुबह ना पिए तो मूड खराब हो जाता है उनका, समझ रहा है? ऐसा वाला हिसाब है। ठीक है। तो एवरेज जीएसटी 10% पकड़ लो, 42% का डायरेक्ट टैक्स पकड़ लो, कितना हो गया? 52%। इसलिए इंडिया में टैक्स की चोरी होती है। इंडिया में टैक्स की चोरी इसीलिए होती है कि अगर मैं 5 करोड़ रुपया कमाता हूँ साल भर में, तो लगभग 250 करोड़ मेरा चला जाएगा। आप समझ में आया? अब आप बताओ, टैक्स की चोरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम तो रिकॉर्डिंग में नहीं बोल सकते ना, यूट्यूब पे जाएगा। दिल से पूछे तो हम आपके साथ ही है। फॉर्मेट याद हुआ? चलो ठीक है, एक बार फॉर्मेट गो थ्रू कर लो। बोलो। बोल बाबू। टैक्स रिफंड मतलब 85,000 मेरी टैक्स लायबिलिटी थी, मुझे इतना गवर्नमेंट को देना था। बट मैंने एडवांस टैक्स ऑलरेडी 1 लाख रुपया दे के रखा था। देना था 85,000, 1 लाख रुपया दे के रखा था। तो एक्स्ट्रा रिफंड, एक्स्ट्रा पे कर दिया ना 15,000, तो रिफंड बैक मांगोगे कि नहीं मांगोगे? बोलो। तो वो हो गया रिफंड। या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 85,000 टैक्स लायबिलिटी थी, पर हमने गवर्नमेंट को 70,000 पे किया, तो 15,000 मुझे पे करना पड़ेगा, तो वो गया टैक्स पेबल। तो रिफंड भी हो सकता है या टैक्स पेबल भी हो सकता है। क्लियर हुआ? अच्छा, एक वर्ड। जी। टैक्स रिटर्न का देखो, एक वर्ड है टैक्स रिटर्न। हेलो हेलो। टैक्स रिटर्न क्या होता है ना? टैक्स देखो, रिटर्न का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। तो टैक्स रिटर्न मतलब टैक्स का इंफॉर्मेशन। तो ये जो आपने लिखा है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये क्या इंफॉर्मेशन है। इसी को अपने बोलते हैं आईटीआर, बोलते हैं ना लोग, आईटीआर जमा कर रहे हैं, आईटी जमा कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न मतलब इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन। तो रिटर्न का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब आप अपने इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि आपकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, उस पर क्या आपका टैक्सेबल इनकम है, क्या टैक्स लायबिलिटी है। तो जो आप अपने इनकम के बारे में गवर्नमेंट को जानकारी दे रहे हो, इसी को बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है बाबू? तुम लोग को नहीं पढ़ना है मतलब?
कुछ भी, हाँ। चलो एक वर्ड है, सुनो सुनो। हेलो, मैंने बोला था ना एक वर्ड है। हेलो हेलो। एक वर्ड है कैलकुलेशन, और एक वर्ड है असेसमेंट। मुझे कोई डिफरेंस बता दो। इस दो वर्ड का डिफरेंस बता दो मुझे कोई। सामने दीदी लोग बताओ। ज्यादा बात हो रहा है आप लोग का। आज बर्तन धो के आई है? नहीं। पूरा? मम्मी आ गई गाँव से? मम्मी आ गई? फिर भी धोना पड़ रहा है? और तेरा मेरा किस्मत बराबर है मतलब। हम भी धो धो के आए हैं, चिंता मत करो। बोलो। कैलकुलेशन और असेसमेंट। कैलकुलेशन और असेसमेंट। जैसे मैंने बोला था ना, टैक्स का कैलकुलेशन होता है, फिर बोलता असेसमेंट होता है। तो कंफ्यूजन रहेगा सर, दोनों का मतलब सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। कैलकुलेशन और असेसमेंट का मतलब क्या होता है? तिवारी जी? नहीं पता? बोलो तो पहली बार आया, छोड़। छोड़ दे तू भी। आप लोग से ऐसी दुआ निकल रहा है, पूछेंगे क्या? बताइए जो बैठे हैं सिंहासन पे। पीछे बोलना है। अच्छा, तुम लोग मुंह क्यों छुपा रहे हो? कोई गलत काम किया क्या जो मुंह छुपा रहा है? सर देख नहीं पाएंगे। देखो। क- हाँ हाँ। अच्छा मैं बता दे रहा हूँ। कैलकुलेशन ना, कैलकुलेशन एक नैरो वर्ड है, छोटा वर्ड है। क्योंकि कैलकुलेशन नॉर्मली क्या होता है, वो अपने बचपन में पढ़े थे ना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, माइनस, प्लस, है ना, गुणा भाग क्या बोलते थे, वही है कैलकुलेशन, वही है। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, जस्ट लाइक कैलकुलेशन। लेकिन जब बात असेसमेंट की होती है ना, तो असेसमेंट का मतलब होता है बेसिकली, पहली बात आइडेंटिफाई करना कि कौन सी इनकम सैलरी का है, कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की है, कौन सी इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आता है ना। तो असेसमेंट एक बड़ा वर्ड है जिसमें आपको इनकम को आइडेंटिफाई करना है, साथ ही साथ इनकम को पुट करना है एज पर द हेड। अगर सैलरी की इनकम है तो सैलरी में डालो, बिजनेस इनकम है तो पीजीपीपी में डालो। ठीक है। तो असेसमेंट में इनकम को आइडेंटिफाई करना प्लस इनकम को सही हेड में पुट करना, फिर उसमें से डिडक्शन को माइनस करना, फिर आपका टैक्सेबल इनकम आएगा। आया बस सामने? फिर उसमें से आपको क्या बनता है, टैक्स लायबिलिटी। तो ज्यादा बड़ा काम कौन सा है, असेसमेंट। तो असेसमेंट मतलब आप ना एकदम दिमाग वाला काम कर रहे हैं। दिमाग मतलब पूरा आइडेंटिफाई से लेकर के टैक्स लायबिलिटी निकालने का जो प्रोसेस है ना, इसी को बोलते हैं अपने असेसमेंट। बड़ा वर्ड कौन है, कैलकुलेशन या असेसमेंट? इसलिए आप कहीं कोई भी बुक उठा के देख लो, किसी भी टीचर्स पढ़ लो, सब लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, असेसमेंट। कोई वर्ड कैलकुलेशन यूज नहीं कर। आप भी कौन सा वर्ड यूज करेंगे, असेसमेंट, कि जहां पर आपको इनकम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और हेड के हिसाब से पुट करना पड़ेगा, इनकम को निकालना पड़ेगा, डिडक्शन को माइनस करना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी बनती है तो पे करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस, पूरा जो प्रोसेस है क्या हो गया, असेसमेंट। क्लियर हुआ ना, कैलकुलेशन और असेसमेंट। ओके। नेक्स्ट वर्ड लिखो तो। एक नोट लिखवा दे रहा हूँ, जनरल नॉलेज का नोट। मुझे सच बता रहे, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, गारंटी है कि बहुत कम ही टीचर्स बताएंगे। कहीं भी आप पढ़ लो, सब क्या बोलेगा, 5 हेड्स ऑफ इनकम, यही सब बोलेगा। आपको पता है एक टाइम ऐसा था, 1988 90 का बात बता रहा हूँ, पहले 6 हेड ऑफ इनकम हुआ करती थी। अपने पढ़ते क्या, 5 हेड ऑफ इनकम, सैलरी, रेंटल, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, यही पढ़ते हैं। 1990 88 के बाद हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, तब से उसके पहले की बात है, 6 हेड ऑफ इनकम होती थी। वो नोट में लिखवा दे रहा हूँ जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है कि आप बता सको हाँ भाई पहले 6 हेड हुआ करता था। लिखो तो नोट बोल करके, नोट बोल के लिखो तो। अच्छा मेरे को तो लिखना, शेयर करना, लिख भाई नोट बोल के। लिखो, अर्लियर डेज, देयर वेर 6 हेड्स ऑफ इनकम। मैं पीडीएफ बना के रखा हूँ, उसको मिला के कोई गड़बड़ ना हो। एक्चुअली कंप्लीट हुआ नहीं, इसलिए दे नहीं पा रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। अच्छा एक बात बोलना था, मैं बता दे रहा हूँ, मेरे पुराना स्टूडेंट लोग, तुम लोग तो जानता है, तुम लोग बताए थे ना पापा का मुंह में जो हुआ था। तुम लोग को तो पता है ना।
एक्चुअली वो 2.5-3 साल पहले का केस है। पापा के वो तम्बाकू पुड़िया खाते थे, तो वो अल्सर हुआ था, मतलब काट दिया था कोई, कुछ जर्दा वर्दा खा लिए होंगे। तो 2 साल 2.5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था इसका, ठीक है ना। काफ़ी छोटा घाव हो गया था, और बाद में उनको कोई सलाह दिया कि होम्योपैथी करवा लो। और होम्योपैथिक मेडिसिन में तो क्या वो होता है ना, अल्कोहल बेस्ड होता है। ठीक है, तो वो अल्कोहल के 2-4 महीना करवाए तो वो। आइए, फ्रेंड है, आइए बैठो। हाँ बैठा हूँ। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग बोल दे रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग देगा उसको ही पता चल जाए कि मैं थोड़ा बिजी कहाँ पे था। थोड़ा सा आज एडजस्ट एडजस्ट कर लीजिए, हाँ। तो वो छोटा हो गया था, मैं बार बार पापा को बोला था सर्जरी करवा लो, सर्जरी करवा लो, नहीं मान रहे थे। कोई उनके दिमाग में डाल दिया था सर्जरी कराने से फिर बढ़ जाता है ये फलाना ढिमका। तो देखो, कहानी बहुत लंबा है, मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, बिकॉज छोड़ दो जो हो गया। तो वो होम्योपैथिक दवा से ना वो बढ़ गया काफ़ी, मतलब गड्ढा भी हो गया यहाँ पे। तो जो डॉक्टर 2.5 साल पहले बोला था कि बायोप्सी होता है ना, कोई टिश्यू निकाल करके वो मांस का टुकड़ा निकाल कर टेस्टिंग होता है, तो 2.5 साल पहले भी डॉक्टर बोला था बायोप्सी करा कर उतना दूर, अगर सपोज कैंसर का सेल आएगा तो ज़्यादा काटना पड़ेगा। कैंसर का सेल नहीं, क्योंकि कोई 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 डेड सेल होता है जो ठीक नहीं होता है, एक अनहील्ड अल्सर बोल के आता है, ठीक है, हो जाता है कहीं बॉडी में, कहीं हो सकता है। तो डॉक्टर बोला अगर कैंसर का सेल होगा तो ज़्यादा काटेंगे, नहीं होगा तो कम काट के निकाल के प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे। तो वही बात फिर होम्योपैथी डॉक्टर भी बोला कि अब इसको बायोप्सी कराना पड़ेगा। तो आज जो बायोप्सी करेगा, ये पियरलेस हॉस्पिटल है ना, वो आज 4 बजे, ये सब डेंटल करता है, डेंटल सर्जन करते हैं, तो 4 बजे वो अपॉइंटमेंट है डेंटल सर्जन का बायोप्सी के लेकर के। मे बी कल बायोप्सी होगा, और बायोप्सी ओटी में होता है, नॉर्मल टेस्ट नहीं होता, वो ऑपरेशन थिएटर में जाकर फिर बायोप्सी होता है। तो कल दिन भर थोड़ा बिजी रहूंगा कि पापा को लेकर के जाना है, बात समझ ही रहे हो। दवा में ऑलरेडी 4-5 लाख रुपया लग गया, तुम लोग तो बताया था। पुराना स्टूडेंट लोग जानता है, कोई नया बात नहीं है। ये 2-2.5 साल पुराना केस है, ठीक है। तो ऑलरेडी पहले 1 लाख रुपया में हो रहा था ऑपरेशन, 1 लाख में ख़त्म हो जाता है, फिर भी ताने 4, 4.5, 5 लाख रुपया जो था मैंने लगा दिया। पापा है, क्या कर सकते हैं। तो अभी क्या उनका बायोप्सी होगा, बायोप्सी के बाद अगर टेस्ट में सपोज कैंसर सेल पाया गया, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है प्री कैंसर होता है ना, तो वो कैंसर का 2 इशू, एक पोस्ट होता है, एक प्री होता है, कि कैंसर आने का संभावना है ना, प्री कैंसर। मेरे मेरे को जहाँ तक लग रहा है, या तो फर्स्ट स्टेज होगा, फ्रैंकली बता दे रहा हूँ काफ़ी मजबूत करके, अभी टेस्ट रिपोर्ट आया नहीं, या तो प्री कैंसर होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर कोई चीज़ 2.5 साल से ठीक नहीं हो रही है तो वो चीज़ जरूर कुछ ना कुछ खतरनाक चीज़ होगी। तो ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि कल कल का दिन मेरा नहीं आ पाऊंगा यहाँ पे पढ़ाने, क्योंकि तुम सब मेरा मूड कैसे खराब है। एक्चुअली ये फ्राइडे फ्राइडे तुम लोग पढ़ने नहीं आया था ना, प्रिया आई थी ना पढ़ने, तुम उसी दिन नहीं पापा आए हुए थे, देखना, तो वो डॉक्टर के पास में आए हुए थे, तो फ्राइडे से ही थोड़ा सा मूड बहुत ख़राब है मेरा। तो सैटरडे संडे छुट्टी लिया था कि बैठ करके नोट्स वगैरह बनाऊंगा, पर सोचो माहौल कैसा होगा घर का, गार्जियन का अगर ये हाल है। तो इसीलिए ना कल मैं जाऊंगा, आज तो शाम को 4 बजे बायोप्सी का ट्रीट, मतलब पहले दिखाना पड़ेगा, फिर वो एड्रेस देगा किस हॉस्पिटल में बायोप्सी होगा, वहाँ जाना पड़ेगा। और हॉस्पिटल चक्कर जानते हो, कोर्ट और हॉस्पिटल चक्कर में तो कितना माथा लगता है, बात ही छोड़ दो। तो बायोप्सी का कल होगा आई थिंक, ठीक है, मैं वैसे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको। उसके बाद फिर बायोप्सी का रिपोर्ट आने में मेरे को लगता है मुंबई रिपोर्ट जाता है, जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि लास्ट टाइम डॉक्टर ये बोला था मुंबई रिपोर्ट जाएगा और हफ्ता भर लगता है। तो हफ्ता भर तो क्लास होगा ही होगा। अब रिपोर्ट आने के बाद फिर सर्जरी कर, ये तो 100% सर्जरी करना है। तो हो सकता है कि आपका 1 से 2 क्लास मिस होगा इस चक्कर में। जिस दिन मान लो ऑपरेशन होगा उस दिन तो मेरे को तो जाना ही पड़ेगा पापा के पास। ऐसे मेरे दोस्त यार तो अभी घर पे आए हुए हैं, वही लोग जैसे वही लोग सब संभाल रहे हैं, हम तो यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो 1 से 2 या 3 क्लास आप लोग का थोड़ा सा डिले होगा, समझ लेना। और थोड़ा नोट्स कोशिश करूंगा कि नोट्स आपको देते रहूंगा, जैसे माइंड थोड़ा सही होगा देते रहूंगा नोट्स, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। वैसे मैं पहले बता दे रहा हूँ, 1 मंथ तक आपको नोट्स का ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज सब तो पहले बेसिक ही चलेगा ना 1 मंथ में। देखो भगवान का रिपोर्ट सही आ जाए। तो कल नहीं है क्लास, कल नहीं होगा बिकॉज बायोप्सी है, तो उसके बाद फिर जैसा होगा इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, ठीक है। आ जाते हैं अपने अर्लियर देयर वेर 6 हेड ऑफ इनकम फुल स्टॉप। देयर वाज ए हेड ऑफ इनकम कॉल्ड, जो हेड ऑफ इनकम था ना उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज।
इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अरे डिविडेंड इनकम नहीं आती थी, सिक्योरिटी शेयर्स पे क्या मिलता है, डिविडेंड या सूद वगैरह जो पैसा मिलता है, पहले टाइम पे लोग गहना वना रख करके नहीं लोग सूद पे करते, वही वाला है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अच्छा अब ये जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, लिखो नाउ कवर इन अदर सोर्स, कहाँ कवर करते हैं, अदर सोर्स में। पहले ना हम लोग अलग से दिखाते थे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अब हम लोग इसको कवर करते हैं अदर सोर्स में कवर करते हैं। was omitted, was omitted with effect from 1 अप्रैल 1989, 1 अप्रैल 1989। now it is now merged into the फिफ्थ हेड ऑफ इनकम। फिफ्थ हेड ऑफ इनकम का नाम क्या है बताओ तो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पहले बोला ना 1990 के पहले क्या होता था, 6 हेड होता था, 1990 के बाद 5 हेड हो गया। तुम लोग समझ में आ रहा है दोनों भाई, बैरकपुर से आया है उतना दूर से, कुछ सीख कर जाएगा ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लिखो फ्यू इसेंशियल पॉइंट। फ्यू इसेंशियल पॉइंट, नंबर 1, फटाफट लिखो, बातचीत मत करो आप। अ पर्सन में अर्न इनकम अंडर मोर देन वन हेड, एक पर्सन की इनकम एक हेड से ज्यादा हो सकती है ना, अरे एक बंदा तो पांचों हेड में आ सकता है, वही चीज मैं लिखवाया, नोट बोल के लिखवा दे रहा हूँ 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट लिखो, अच्छा इनकम आपका रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है, लिखो इनकम कैन बी अ रेगुलर और इरेगुलर। अच्छा इरेगुलर इनकम का एग्जांपल क्या है, कैपिटल गेन। अरे तुम लोग डेली प्रॉपर्टी बेचता है क्या, डेली गहना बेचता है, इतना गहना तो मेरे को दे दो। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर स्टार लगा दो। तीसरा जो लिखवा जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो माइनर्स इनकम, माइनर्स इनकम, फोटो ले लो ना, फ्रेम करवाना है। माइनर्स इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल, हेलो हेलो हेलो, माइनर्स इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल। कुछ लोग को पता था कि बच्चे टैक्स नहीं देते, गवर्नमेंट बोलती है हम टैक्स मुर्दा से ले ले, बच्चा तो छोड़ दो, जिंदा है वो तो, है ना। बाद में एक चीज बताऊंगा कि ये जितने पॉलिटिशियन है ना वो टैक्स नहीं देते, वो टैक्स लेते हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी की कुछ सैलरी वैलरी होगी ना, है ना। आपको क्या लगता है टैक्स देते होंगे मोदी जी। तुम लोग पोज मत मारना ठीक है, इधर देखना, एकदम बढ़िया पोज करना स्टार्ट है, ठीक है। आपको क्या लगता है ये पॉलिटिशियन वाले टैक्स देते होंगे क्या, ये टैक्स लेते हैं बाबा, देते कुछ नहीं है, ठीक है। लिखो इनकम, 3 नंबर वाला पॉइंट मैं समझाऊंगा, 3 नंबर वाला पॉइंट समझाऊंगा। इनकम कैन अराइज इन इंडिया, इनकम कैन अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनकम आप इंडिया के अंदर भी जैसे मैं अभी इंडिया के अंदर पैसा कमा रहा हूँ, हो सकता है मेरा कोई स्टूडेंट फॉरेन में मेरा क्लास ले रहा है, तो उससे भी तो इनकम मेरे को आ रही है, तो वो इनकम कहाँ से आ रही है, आउटसाइड इंडिया से आ रही है। और 5 नंबर, ये भी पॉइंट मैं समझाऊंगा, 5 नंबर पॉइंट में भी स्टार लगा लीजिएगा। इवन 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 अच्छा इस वर्ड को बताइए ना, मेरे को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रहा, बताइए ना क्या लिखा मैंने, इलीगल इनकम, ठीक है, ठीक ठीक। लिखिए इवन इलीगल इनकम इज
गवर्नमेंट बोलती लीगल हो या इलीगल हो, टैक्स तो बनता है बॉस। इसका बिगेस्ट एग्जांपल है बॉलीवुड। अच्छा तुम लोग हाँ, स्मगलिंग इसका बिगेस्ट एग्जांपल क्या है? स्मगलिंग बॉलीवुड, मैं बताता हूँ, पहले माइनर वाले पे आ जाते हैं। ये 5 पॉइंट देख लो पहले, ये 5 पॉइंट पहले देख लो। दिख रहा है ना, विजिबिलिटी है ना प्रॉपर? ठीक है, चलो मेरे को बताओ तो, ये वाला मेरे को बताओ तो। पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि 1% की इनकम एक हेड से ज्यादा हो सकती है। दूसरा क्या बोलता है, इनकम रेगुलर हो सकता है और इरेगुलर। रेगुलर में सैलरी हो गया, बिजनेस इनकम हो गया, रेंट वाला हो गया। इरेगुलर में क्या हो सकता है? इरेगुलर में तुम्हारा कैपिटल गेन्स वगैरह आ सकता है, आपने ज्वेलरी या प्रॉपर्टी या शेयर्स वगैरह बेच दिया, ठीक है। माइनर की इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल। अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके पापा भी पैसा अर्न करते हैं, मम्मी भी पैसा अर्न करती है, क्या है मतलब पेरेंट दोनों? तेरा पैसा डबल हो जाएगा। अब नहीं बताएगा सर, फीस डबल ले लेंगे। एक मम्मी तरफ से एक पापा की तरफ से। अरे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अरे बोलो, अब तो बोलो। मतलब दोनों लोग अर्निंग पीपल है, मतलब पापा भी पैसा कमा रहे हैं और मम्मी भी पैसा कमा रही है। दो लोग हैं, एक ईशा और बाकी, मतलब हम सब अनलकी है, हम भी वही वाला है, ठीक है, मम्मी नहीं कमाती है। पापा, अच्छा पापा कमाते हैं या मम्मी कमा, ऐसा ऐसा कोई है जहाँ पे? अच्छा मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ, किसकी सैलरी ज्यादा है? पापा की सैलरी ज्यादा, और आपके? तो मम्मी फैन है क्या यहाँ पे? बिजनेस करते हैं तो उनकी सैलरी होगी ना पर्टिकुलरली, मतलब प्रॉफिट वगैरह जो बढ़ता, पार्टनरशिप होगा। पार्टनर जैसे मेरा भी है दुकान, तो उसमें मम्मी का 75% स्टेक है। पापा का 25% स्टेक है। तो ऐसे तुम्हारी मम्मी का कितना है? जैसे मेरी मम्मी का इनकम 75% आता है, पापा का 25%, आपके? आपको नहीं पता, मतलब बच्चा लोग को दूर रखा गया, बहुत चालाक है पेरेंट, याद रखना आपके पापा, कि बच्चा लोग से दूर रखो ये सब चीज़। अच्छा ठीक है, छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ। माइनर इनकम क्या होता है ना, टैक्सेबल होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चा लोग टैक्स नहीं देता, गलत बात है, बच्चा लोग टैक्स देता है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप एज्यूम करो माइनर पे टैक्स नहीं लगता, ये सारे अमीर बाप निकल जाते बाहर, बिल के अंदर से निकलते फटाफट। बच्चा पैदा नहीं होता, उसके नाम पे 2 करोड़ का एफडी, सेविंग अकाउंट क्या क्या खोलना स्टार्ट कर देते, बोलते मेरा इनकम थोड़ी है, बच्चे का इनकम है। आया बस, अब मेरा बच्चा अब मेन्यू है, वहीं से पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया था, आया बस हमने। मतलब ऐसा ऐसा एक्सक्यूज देगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में माथा पकड़ा के बैठ गया, अरे बाप रे, बच्चा पैदा नहीं हुआ 2 करोड़ की इनकम। आप सोचो अगर बच्चा पैदा हुआ, तब तो ये अमीर बाप लोग क्या करना स्टार्ट कर देता, बच्चे के नाम पे सेविंग अकाउंट खुलवाता। अरे माइनर अकाउंट खुलता है कि नहीं खुलता है? 1 साल 2 साल बड़ा होता, अच्छा खासा इनकम बच्चे के नाम पे लाता। सपोज मैं ही इनकम कमाता, मैं बोलता मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना, मैं अपने बच्चे के अकाउंट दे रहा हूँ उसमें ट्रांसफर कर देना। तो जो पैसा मेरे अकाउंट में आता वो ना मेरे अकाउंट में, अगर किसके अकाउंट में आ रहा है, बच्चे के अकाउंट में आ रहा है, तो टैक्स लाइबिलिटी किसी बनती, बच्चे की बनती। और गवर्नमेंट बोलती है हम बच्चे से लेंगे ही नहीं टैक्स। तो पूरा का पूरा पैसा टैक्स सेव हुआ कि नहीं सेव हुआ? ये बात गवर्नमेंट को पता है। ये सब खानदानी चोर, सब बाप दादा सब निकल जाएगा और बच्चे के नाम पे। देखो बच्चा तो भैया बंदा, वो तो मस्त हो जाएगा। एक दिन गलती से अकाउंट खोला, बाप रे इतना अमीर बच्चा। इसीलिए माइनर को ना बोला नहीं, माइनर की भी अगर इनकम होगी तो टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, सब तो 18 साल प्लस हो गया होगा, 18 प्लस तो सब हो गया होगा ना। इसके पहले अगर आपका कोई जूनियर अकाउंट होगा, अगर जूनियर अकाउंट होगा तो अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करना, उसमें टीडीएस कटा होगा। अगर नहीं पता है ना तो बैंक को ले जाके पूछना, बताता है। अगर आपका जूनियर अकाउंट होगा ना, उसमें से आपका क्या कटा होगा, टीडीएस टैक्स कटा होगा और आपको पता ही नहीं है। छोड़ दो, नया नया टॉपिक पकड़ते हैं। क्या बच्चा लोग टैक्स देता है? बच्चा लोग का टैक्स देता है, टैक्सेबल होता है। माइनर की जो इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। क्वेश्चन उठ रहा है कौन पे करेगा? पेरेंट, अरे पेरेंट में दो लोग आते हैं ना, अरे माँ बाप दोनों आता है, माँ पे करेगा या बाप पे करेगा? जिसकी इनकम ज्यादा होगा। अगर पापा बोलते हैं कि मेरी इनकम कम है तो कौन पे करेगा, माताश्री? माताश्री बोलती नहीं मेरी इनकम कम है तो कौन पे करेगा, पिताश्री? दोनों बोलते हैं हम नहीं पैसा कमाते, तो भैया माइनर कहाँ से लाया? अगर माँ बाप बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं कमाते तो उसके अकाउंट में पैसा कौन डाला? पड़ोसी इतना अच्छा तो नहीं होगा। तो अल्टीमेटली माँ बाप में से ही पे करना पड़ेगा।
माइनर के ऊपर जो टैक्स बनेगा, सुनो सुनो, माइनर के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो कौन पे करेगा? माँ बाप पे करेंगे। अगर पापा की इनकम ज्यादा है तो पापा पे करेंगे, माँ की इनकम ज्यादा है तो माँ पे। इसको पता है एक्चुअली ना बोलते हैं क्लबिंग इनकम, क्लब करना। जैसे एग्जांपल, मैं पेरेंट हूँ, सपोज मेरी इनकम ज्यादा है, तो मेरे बच्चे के ऊपर जो टैक्स बना वो मुझे पे करना पड़ेगा, तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है मेरे मेरे टैक्स लायबिलिटी में क्लब कर दी जाएगी, ऐड कर दी जाएगी। तो जो ऐड हुआ ना, इसी को बोलते हैं क्लबिंग। तो क्लबिंग का एक चैप्टर ही है पूरा, तुम्हारे सिलेबस में आई थिंक नहीं है। क्लबिंग का एक चैप्टर है वो, जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं ना, सीए वे करते हैं, सीएस इंटर, सीएमए इंटर, उनके ऊपर पढ़ेंगे अच्छे से। तो माइनर की जो टैक्स लायबिलिटी है वो मेरे अकाउंट में, मतलब मेरे आईटीआर में ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐड करने को क्या बोलेंगे? क्लबिंग, क्लब कर दिया गया। अब मुझे बताओ, क्या माइनर टैक्स पे करता है? क्या प्रिया माइनर टैक्स पे करता है? नहीं। हाँ, जो अनाथ होगा तो उसकी इनकम कहाँ से होगी? अरे चाइल्ड लेबर बैन है, पता नहीं है तुमको? चाइल्ड लेबर बैन होता तो बहुत कुछ होता है, होने का तो छोड़ दो ना, एक्सेप्शन तो हमेशा होता है ना। तब क्या टैक्स चोरी सब नहीं कर रहा है? हम भी तो कर रहे हैं, सामने बैठे हुए। क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है। टैक्स चोरी नहीं करेंगे घर में दाल चावल आटा कमी आ जाएगी, करना पड़ता है। हम लोग लॉ वाला बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल बात थोड़ा बाद में करेंगे। लॉ के हिसाब से बात करते हैं। क्या माइनर को टैक्स देना बनता है? हाँ, टैक्स लायबिलिटी बनती है, लेकिन वो नहीं पे करेगा, उसके पेरेंट पे करेंगे। पापा की इनकम ज्यादा तो वो पे करेंगे, माँ की इनकम ज्यादा तो वो पे करेंगे। अब ये क्वेश्चन सर हो सकता है बराबर इनकम हो दोनों लोग की, तो जिस हम ऐसा तो लॉ में कहीं लिखा नहीं है, पर आपका फालतू सवाल के लिए कि आंसर जो ज्यादा प्यार करेगा वो पे करेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखो तो, एक क्वेश्चन है। वेदर अ सिंगल ट्रांजेक्शन, ऐसे ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा, फॉर योर जनरल नॉलेज पर्पज, वेदर अ सिंगल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्लास जब टैक्स का पड़ेगा ना, तो आपको डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा। टैक्स में ना बहुत सारी डेफिनेशन है, पर्सन्स की डेफिनेशन क्या है, एसएससी की डेफिनेशन क्या है, वो पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। लिखो, वेदर ए सिंगल ट्रांजेक्शन कंस्टिट्यूट अ बिजनेस। आंसर, क्या सिंगल ट्रांजेक्शन करने से बिजनेस कहलाएगा? बोलिए। अगर आपने सपोज कोई सिंगल ट्रांजेक्शन किया, तो क्या वो बिजनेस कहलाएगा? मुझे पता, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया, बहुत लोग को नहीं पता। अगर आप सिंगल ट्रांजेक्शन भी करते तब भी बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि बिजनेस परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पोररी भी हो सकता है। अरे तुम बता, दुर्गा पूजा में जो साल भर वेल्लागिरी करता है, कुछ नहीं करता, ताश पत्ते गांजा पीजे ये सब पीता है, फिर भी देखना 2 4 5 दिन के लिए कोई ना कोई स्टॉल लगा देता है। अरे लगाता है कि नहीं लगाता है स्टॉल? मोमो बेच रहा है, चाट फुचका बेच रहा है, चाय बेच रहा है, कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? अब वो रेगुलर इनकम है या इरेगुलर इनकम है? एक वर्ड यूज करेंगे, टेम्पोररी बिजनेस। वो बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर वो बिजनेस कर रहा है तो टैक्स देना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है टैक्स देना। और ये बात पता है कि वो टैक्स देगा नहीं, ये गवर्नमेंट भी जानती है। टैक्स नहीं देगा तो कौन आ जाता है उसके पास? पुलिस वाला लोग। अरे आप दिखाओ ना, कहीं पर अगर आप स्टॉल लगा दो तो उस एरिया का थानेदार आ जाता है, और आपको देना पड़ता है। आपको देना पड़ता है, आप मना भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे ही मना करोगे बोले कोई बात नहीं, तुम आईटीआर बनाओ। अब सोचो, जो वेल्ला आदमी है जो साल भर कुछ नहीं किया, वो आईटीआर मतलब क्या समझेगा? तो वो साइड से 100 200 निकालेगा, दे देगा। तो जो साइड से 100 200 निकालो, टैक्स ही नहीं हुआ कि नहीं टैक्स हुआ? अगर आप सिंगल ट्रांजेक्शन भी करते हो ना, मतलब साल भर में आप एक दिन सोकर उठ गए और आपने कुछ पैसा कमाया, वो भी बिजनेस माना जाएगा। है बात समझे? तो आंसर लिखो यस। क्या आंसर होगा? यस, कि सिंगल ट्रांजेक्शन भी बिजनेस हो सकता है। अभी तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, अब थोड़ा बड़ा एग्जांपल देता हूँ, बड़ा देता हूँ। एक बार में ना, सुनो, एक बार में मैंने 10 करोड़ का सौदा किया, सिंगल ट्रांजेक्शन। अब तुम लोग का थोड़ा बुद्धि ठिकाने आएगा।
एक बार मैंने कितना ट्रांजेक्शन किया? 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया। ठीक है, 10 करोड़ का माल परचेज किया, एक बार परचेज किया, और पूरे साल भर वही बेचूंगा। आ रहा सुना? 10 करोड़ का बेचा, खरीदा, डील किया था 13 करोड़ का। भैया तुमको 13 करोड़ का माल मिलेगा, डील हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, 10 करोड़ का माल परचेज किया, 13 करोड़ में सेल कर दिया। कितना प्रॉफिट हुआ? अब साल भर कमाने की जरूरत है क्या? अगर 3 करोड़ रुपये आ गया, कोई दिक्कत है? अरे 3 करोड़ डिवाइडेड बाई 12 करो ना। अच्छा ठीक है सर, टैक्स माइनस कर दो, ठीक है 1 करोड़ टैक्स माइनस हो गया, तब भी कितना बचा? 2 करोड़। 2 करोड़ मतलब 200 लाख। अरे 2 करोड़ मतलब 200 लाख डिवाइडेड बाई 12 करोड़। अरे कर ना कैलकुलेटर, कितना आ रहा है पर मंथ? मेरा इतना हार्ट अलाउ नहीं करता है अमाउंट देखने का, तुम लोग देखो। कितना आ रहा है? हाँ, 60 नहीं, डिवाइडेड बाई 12 करना था पापा। क्या कर रहा है? कितना आ रहा है? 2 करोड़ मतलब 200 लाख, 16 लाख, रेंडमली 17 लाख। अब जिस इंसान की इनकम पर मंथ 17 लाख है, उसको और बिजनेस करना है? 17 लाख तो पैकेज होता है लोगों का, उसमें भी टीडीएस वेड करके 12 लाख मिलता है। आप कल को सीए बनोगे तो आपका पैकेज अच्छा तुम लोग क्या लगता है सीए बने बस कितना पैकेज लगेगा स्टार्टिंग में? एवरेज 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 12 नहीं, 7-8 लाख रुपया लगता है। हाँ एवरेज इन स्टार्टिंग वही है, 7-8 लाख रुपया, कट वट के 5 ही लाख मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अच्छा बात नहीं है। जिसका रैंक वैंक आता है वो अलग बात, 12 लाख का पैकेज लग गया, ज़्यादा नहीं लगता भाई। स्टार्टिंग में सीएस का एवरेज है 6 लाख, 8 से 10 लाख हो गया तुम्हारा सीए का, और सीएमए वाले का 7 से 8 लाख रुपए। पर तीनों सी से स्टार्ट होते हैं ना, लगभग बराबर ही है, तीनों तो चोरी है एक प्रकार के देखा जाए तो। हाँ, आपको नहीं पता, कल को आप आगे बढ़िए, सीएस बनने के बाद यही करोगे, क्लाइंट बताओगे कैसे टैक्स चोरी कर किया जाता है। आपका क्लाइंट आएगा बोलेगा इतना इतना कांड करके बैठे हैं, अब मेरे को बचाओ। तो आप क्या मोदी जी, ये मोदी जी का स्टेटमेंट जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जब कोरोना आया था, कोरोना आया था, तो कोरोना में क्या हुआ था बेसिकली, क्या बोला गया था कि जिसके घर पे शादी ब्याह है ना, वो पुराना पुराना नोट एक्सचेंज करने जाएगा बैंक में, तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अरे अचानक से नोटबंदी हो गया था ना, शादी ब्याह में कितना खर्चा होता, कम या ज्यादा? तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कैश रखा था पुराना नोट में कि भाई दहेज देना, आज के तो परब है ना, दहेज देना, ये करना है वो करना है। तो मोदी जी ने बोला कि अगर किसी घर में शादी ब्याह है, तो अगर वो मान लो कैश लेकर गवर्नमेंट बैंक में जाता है, मान लो मैं ही गया 50 लाख रुपया कैश लेकर कि मेरे को पुराना पुराना नोट लो नो और नया दे दो मेरे को, तो बैंक वाला मेरे से क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये रूल निकाले थे, सीए वाले लोग फायदा उठा लिए। जिसके घर में शादी नहीं थी, जबरदस्ती बोले तू शादी कर, पैसा हम दे रहे हैं। हुआ भाई। इसका बेनिफिट किसे मिला कि गरीब घर की बेटियों को शादी हो गई, बड़े बड़े अमीर आए, बोले तुमको शादी करना है, 5 स्टार शादी करवाएंगे, बस कुछ मत करना, मेरा कैश ले जाओ, मेरा कैश ले जाओ बैंक में जमा करो, बोलो बेटी भाई शादी कार्ड तो होगा, बेटी भी लेकर गया, इसकी शादी है, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिएगा बैंक मैनेजर साहब। आए बस, हमने कैश बंडल बंडल कैश लेकर गया बैंक में, नया पुराना दिया, क्या लेकर आया? नया। अब सोचो अगर 1 करोड़ भी नया आया होगा और मेरा 1 करोड़ रुपया था, उसमें से अगर मैं 20 लाख रुपया दे भी दिया, 80 लाख तो मेरा बच गया। और कोई छुप, वो 80 लाख मेरा क्या हो गया? मेरा कैश, नया नोट। कौन सा चोरी होगा, ब्लैक मनी क्या होगा? कुछ नहीं, बच गया। ये बात गवर्नमेंट को पता थी, ये सब सीए वाला लोग किया है, सीए सीएस सी में लॉयर वाला लोग किया है ये सब। हम तुमको क्या आइडिया है, ये तो लॉ में लिखा था। ये जो सर्कुलर होता है ना, सर्कुलर, ये सर्कुलर में लिखा हुआ था, कोई सर्कुलर पढ़ता है? कोरोना में सब बच रहे थे, खांसी जुकाम ना हो जाए, कोई सर्कुलर थोड़ी पड़ेगा बैठ करके। तो सर्कुलर कौन पढ़ा था? सीए वाला लोग पढ़ा था, सीएस सीएमए लॉयर वाला लोग पढ़ा था। ये लोग क्लाइंट को बोला ढूंढो, मोमबत्ती जला के ढूंढो शादी किसका है। पैसा उसको तो कन्वर्ट करना स्टार्ट करो। और मोदी जी जब कॉन्फ्रेंस जब हुआ था आफ्टर कोरोना, सीए का जो सीए डे आता है ना साल में एक बार, तो सीए डे में मोदी जी को बुलाया गया था, और मोदी जी ने सेम बात बोल दिया था, हंसते हंसते बोल दिया, तो वो वही चालाक बंदा है, डायरेक्टली तो बोलेगा नहीं। बोला आप लोग के वजह से ऐसा ऐसा हुआ था, तो सीए वाले नाराज भी हो गए, तो डायरेक्टली चोर बोल रहे हैं हम लोग को। लेकिन मोदी जी तो भाई, मोदी जी लास्ट में पता है मोदी जी ने लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला, कि वैसे आपका जो सिग्नेचर का महत्व है ना, वो मेरे से ज्यादा। सीए वाला लोग खुश हो गया, तो जो गाली दे रहा था मन में, अब शाबाशी देना स्टार्ट कर दिया। तो ये है सीए सीएस का कहानी। अच्छा आज के लिए लास्ट करते हैं, बाद में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? लाइव एट होम स्टूडेंट, कोई दिक्कत बाबू?
चलो।